सल्तनत काल के प्रमुख वंशों में पहला वंश पढ़ना है बेटा, कौन सा? गुलाम वंश। अब जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दूं मैं कि हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास बेटा क्या होता है? भारत पर मुसलमानों के आक्रमणों से शुरू होता है। भारत पर पहली बार मुसलमान आक्रमण, अरब आक्रमण जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध किया था। और दूसरा आक्रमण करता था महमूद गजनबी। 1001 से लेकर 1027 तक उसने लगातार आक्रमण किए। पर ये मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी दोनों ही क्या थे? लुटेरे थे। लूटा, इस्लाम का प्रचार किया और वापस चले गए थे। पर जो साम्राज्य भारत में स्थापित किया वो किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। गौरी ने वैसे तो बहुत से युद्ध किए। 1175 में मुल्तान, 1178 में गुजरात, 1186 में पंजाब, और 1191 और 92 के उसके दोनों महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान से एक बार हारा और दूसरी बार जीता। इस प्रकार से दिल्ली और अजमेर पर उसने क्या कर लिया था? कब्जा। दिल्ली अजमेर पे कब्जा कर लिया और यहाँ पर वो रहा। उसके बाद में गौरी की हेल्प करने वाले शासक, जिसका नाम था जयचंद, कन्नौज का राजा जयचंद, उस जयचंद को उसने चंदावर के युद्ध में पराजित किया। और तत्पश्चात अब धीरे धीरे उसका साम्राज्य विस्तारित होने लगा भारत में। 1205 में अपना जो है अपना साम्राज्य अपने ही सेनापति, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, उसको अपना राजपाट सौंप करके वो वापस घर चला गया। कौन? मोहम्मद गौरी। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1206 से भारत में एक नई व्यवस्था शुरू होती है जो लगातार 1526 तक चलती है। कब से शुरू होती है बेटा? 1206 से। 1206 से लेकर ये प्रारंभ होता है और 1526 तक इस समय चलता है। इस काल को हम क्या कहते हैं? सल्तनत काल कहते हैं। सल्तनत काल क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इस समय के राजा अपने आप को सुल्तान कहते थे, और जहां जहां तक राजा का राज्य होता था उसे उसका सल्तनत कहते। जैसे सम्राट होता है उसका साम्राज्य होता है, राजा का राज्य होता है, उस तरीके से सुल्तान का सल्तनत होती। ठीक, तो सल्तनत थे, सुल्तान कहलाते थे। इस पूरे समय को सल्तनत काल कहते हैं। इस वंश में इस साम्राज्य में, इस काल में टोटल 5 वंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आपको मैंने कल बता दिया था गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से 1290 तक होती है। इसके बाद में खिलजी वंश आता है जो 1290 से 1320 तक चलता है। तत्पश्चात हमारा तुगलक वंश आता है तो 1320 से 1414 चलता है। इसके बाद आता है हमारा सैयद वंश, जिसका समय आ जाता है 1414 से 1451 तक। और लास्ट आता है हमारा लोधी वंश, जिसका समय है 1451 से 1526 तक। ये आपके सामने लिख रहा है, आपको मैंने कल याद भी करवा दिया था सामने यहीं पे। तो बेटा हम अब आज पढ़ने वाले हैं किस वंश को? पहले वंश को। इसका नाम है क्या? गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, गुलाम वंश के बारे में आपको समझ तो गए होगी कि भाई गुलाम नाम सबसे, गुलाम शब्द जो है वो फारसी भाषा के शब्द काय से बना है बेटा? बंदी से बना है। काय से? बंदी। बंदी, गुलाम, जिसे अपन हिंदी में दास कहते हैं। क्या कहते हैं? दास। पहले क्या होता था मध्यकाल में? इंसान आज जैसे हम जानवर खरीदते बेचते हैं ना, अपन गैया वैसे खरीद लेते हैं, ये गैया खरीद ला, गैया अपनी हो गई। अब ऐसे इंसान भी पहले बिका करते थे, है ना। इंसानों की भी मंडियां लगती थी, बोलियां लगती थी। जैसे मंडी में बिकते हैं ना, ऐसे बिकते थे इंसान भी। तो पहले जो है जो शासक हुआ करते थे, ये हालांकि ये व्यवस्था भारत में नहीं थी। दास प्रथा, मनुष्य वो सेवक थे, सेवा करते थे, पर दास नहीं थे, मतलब किसी के जीवन पर अधिकार नहीं था। वो व्यवस्था ये मुगल का ये मुसलमानों के आने से, क्योंकि ये मध्य एशिया में या अरब देशों में चलती रही होगी, पर उनके आने से हमारे देश में भी ये कुप्रथा फैल गई थी, दास प्रथा।
बेटा ये दास प्रथा का जब हम देखेंगे, जब हमारा अंग्रेज आ जाते हैं तो एक आता है लॉर्ड एलन ब्रो नामक एक शासक, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड होते हैं, गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड एलन ब्रो ने क्या किया था, दास प्रथा का उन्मूलन। जैसे आपने सुना होगा सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा को खत्म किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था कि नहीं किया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। याद तो कभी तो पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा। तो ये बुरी प्रथा ऐसे लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था। तो वास्तव में मोहम्मद गौरी जो उस समय का वहाँ का सुल्तान था, उसका ही जो सेनापति था और उसका वास्तव में गुलाम था, उसने उसे खरीदा था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया तो अपने सेनापति और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की जवाबदारी छोड़ दे करके वापस वो चला गया था अफगानिस्तान। और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी भारत में काय की गुलाम वंश की। आ रही बात समझ में? सोना मत, बस जगते रहना तो सब समझ में आएगा। सो जाओगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और मन यहीं लगाना है, बातचीत मत करना, मन यहीं रखना। तो बेटा समय क्या है इस पूरे वंश का, 1206 से 1290। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का शासक माना जाता है। तुर्क थे ज्यादातर, सभी गुलामों में तुर्क ही रहे हैं। पूरे सल्तनत काल में तुर्कों का साम्राज्य रहा है। तुर्क एक जाति है, वास्तविक तुर्की के आसपास का क्षेत्र से आई थी। तुर्क मुसलमानों में जैसे सैयद होते हैं, लोधी होते हैं, सब है। मुसलमानों में भी क्या होती हैं, बहुत सारी जातियां होती हैं। जब बाद में मुगल पढ़ेंगे तो बादशाह अकबर वगैरह, ये कौन है, मुगल हैं। ये कौन है, ये तुर्क हैं। कौन है, तुर्क। इस काल में कुतबी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी यानी इल्तुतमिश और बलबनी यानी बलबन नामक राजवंशों का शासन किया। कुतुबुद्दीन का वंश कुतबी वंश, इल्तुतमिश का वंश शमसी वंश, और बलबनी किसका वंश हो गया, बलबन का वंश। ठीक है। इल्तुतमिश तथा बलबन इलवरी तुर्क थे। इल्तुतमिश और ये तुर्कों में भी कैटेगरी कौन सी है, इलवरी तुर्क। कौन कौन से, इल्तुतमिश और बलबन कौन थे, इलवरी तुर्क थे। ठीक है। गुलाम वंश या दास वंश के सभी सुल्तानों में केवल 3 ही दास थे। गुलाम केवल 3 थे। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इल्तुतमिश गुलाम था और बलबन गुलाम था। और आप देखेंगे वैसे तो राजा बहुत सारे हुए, मैंने कल आपको बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह के बाद आता है कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में आता है कौन, आता है रुकनुद्दीन के बाद आता है कौन, रजिया के बाद आता है बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद कौन आता है, बहराम शाह के बाद में मसूद शाह के बाद में आता है रजिया, नसरुद्दीन महमूद के बाद आती है रजिया, और रजिया के बाद में फिर कैकूब। तुम का सो रहे हो फिर, ये देख ले, ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया के बाद बहराम शाह के बाद मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन, बलबन और कैकूबाद शमसुद्दीन। ये क्रम है किसका, गुलाम वंश के शासकों का। हमने ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन और फिर फिरोज, मुझे बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद, बलबन और कैमूर, ये याद रख लेना। ठीक है। तो मेन शासक तो बेटा कौन कौन हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। 4 मुख्य हैं। कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। इन चारों को अच्छे से पढ़ना, बाकी तो सब नाम पूछ लेते हैं कभी कभार, बाकी इतना इंपोर्टेंट से कुछ नहीं बनता। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक मात्र 4 साल राजा रहा। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पे बैठा और 1210 तक। हालांकि इसने बहुत लंबा समय भारत में बिताया, क्योंकि ये किसके साथ आया था, मोहम्मद गौरी के साथ। लेकिन ये तब कौन था, सेनापति। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से गया तो कौन सौंप गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को।
उससे ये कहा गया कि तू यहाँ का पूरा कारोबार देखेगा, पर राजा नहीं बनाया था। उसकी तरफ से, किसकी तरफ से? मोहम्मद गौरी की तरफ से ये यहाँ पर क्या कर रहा था? प्रशासन व्यवस्था को देख रहा था। टैक्स मैक्स उगा के कहाँ भेजना था उसको? वहीं भेजना था। का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और जिसे मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था। ठीक है, इसलिए उसका गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का। गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश, दास वंश की स्थापना की एवं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर वर्तमान में आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? लाहौर पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था, क्योंकि जब वो चला गया था गौरी तो उसके बाद करवाया उसने। और गौरी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, पता है आपको, रास्ते में। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद, वेरी वेरी मोस्ट मस्जिद बेटा, ये दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सी? ये क्यों मोस्ट हो जाती है? कि भारत में बनी पहली मस्जिद है। क्यों मोस्ट हो जाती है? क्योंकि ये भारत में बनी पहली मस्जिद है। इससे पहले भारत में क्योंकि इस्लाम ही नहीं था तो मस्जिद कहाँ से होती? इस्लाम आया था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। बेटा एक बात याद रखना, मोहम्मद गौरी जब आया था उसके साथ में आए थे एक सूफी संत जिनका नाम था शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी के साथ में एक संत आए थे जिसका नाम क्या था? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, वो अजमेर में रुके थे और चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। सिलसिला होते हैं, जैसे हमारे संत होते हैं ऐसे उनके क्या होते हैं? ये होते हैं सूफी। सूफीज में एक ब्रांच है उदारवादी, ईश्वर से प्रेम करने वाली एक शाखा है। सूफी गाने सुने होंगे आपने, सूफी संगीत सुना होगा। तो उनके कहने पर ही जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद, और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन में तैयार करो तो मस्जिद। उन संतों ने कहा होगा, सूफियों ने, कि हमारे लिए नमाज पढ़ना है और यहाँ मस्जिद नहीं है। तो उनने क्या काम किया कि जो चौहान वंश, आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और अजमेर पर कब्जा किया था। चौहानों की राजधानी क्या थी? अजमेर थी। तो अजमेर में जो चौहान वंश के एक राजा थे विग्रहराज चतुर्थ थे, उनने एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था। क्या था? संस्कृत विद्यालय। उस विद्यालय को तोड़कर उस पर ही क्या क्या रख दी थी? गुम्मद बना दी थी। और एक 2.5 दिन में कंप्लीट की गई मस्जिद, इसलिए इसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। बात सही में आ गई मेरी? एक काम चलाओ मस्जिद बनाई गई थी अर्जेंट। झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति। इसलिए गौरी ने कहा होगा, उसने तुरंत क्या बनाई? कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाई। कहाँ पर? दिल्ली में। और साथ में उसने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक नगर का निर्माण भी किया। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है ना? चलो भैया, तो आगे अपन बात करते हैं। ये जो है ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये आपका क्या है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली में है और ये क्या है? अजमेर में है ना। अभी ये फोटो उसी का ही तो है। ये फोटो उसके 2.5 दिन का झोपड़ा, ये विद्यालय था, और ये दिल्ली में है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, पहली मस्जिद। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आगे देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक कौन था? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। देखो बेटा, आप इसको ऐसे समझिए कि जब ये लोग आए, देखो मोहम्मद गौरी आया था, किस तरफ से आया था बेटा? इस तरफ से आया था। कहां से आया था? इस तरफ से। किसको जीता उसने? राजस्थान में अजमेर को। फिर किसको जीता? दिल्ली को। किसको जीता? कन्नौज को। और फिर वापस चला गया। अब ये इलाका उसने जीता, किसे सौंप गया? ऐबक को सौंप गया। ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। अब खिलजी से ऐबक ने कहा कि मैं यहाँ का शासन देख रहा हूं, तू क्या काम कर, तू पूर्वी भारत में जा। कहाँ जा? पूर्वी भारत में।
मतलब पूरी बात, मतलब देखो आप ये जानते हैं, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। और एक बात और, ये कल एक रामपुर पूछ रहा था, बेटा ये यहाँ की दिशा से मत मिलाना, इधर से सूरज उगता है, इधर होता होगा पूरब। बेटा ये नक्शे में हमेशा ऐसे ही होता है। हम बात क्या ही कर रहे हैं, मैप की। तुम दुनिया में कहीं बैठे रहो, मैप में हमेशा ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण। उत्तर के बाएं होता है पूरब, उत्तर के दाएं होता है पश्चिम। ये हमेशा याद रख लेना। ये मान लो ऐसे उत्तर दक्षिण, अपने आप को मान लो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, यही होता है हमेशा। आप ऐसे बैठे हो, आप ये मत मान लेना, आप अपने आप को मैप मानो, क्या मानो, नक्शा दाओ। तो क्या कह रहा हूं मैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जहां राज्य कर रहा हो तो तब मैंने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी से कही कि तू जा कहता है पूरब तन, पूर्व तरफ जा। उसने पूर्व में एक सैन्य अभियान चलाया। किसने? बख्तियार खिलजी। सबसे पहले वो बिहार पहुंचा और बिहार में उसे क्या मिला, क्या मिला, नालंदा। क्या मिला? जो किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के राजा कुमार। कब बनवाया था बेटा? 415 में पायान के कहने बनवाया था, याद है। कहते हैं किंवदंती में कि एक बार बख्तियार खिलजी ये इस तरफ जो है आक्रमण कर रहा था, उसने यहाँ के सभी राजाओं को कब्जा कर लिया, जीत लिया। और उसी समय बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। अब ये इसमें कितनी सत्यता आई तो हम नहीं कह सकते, पर ये सुनी सुनाई कहानी है, ठीक है। तो और बीमार था, उसने सभी डॉक्टरों से इलाज करा लिया, वो ठीक नहीं हो रहा था बख्तियार खिलजी। उसे अब मरता क्या ना करता, उससे किसी ने कह दिया कि साहब ये नालंदा विश्वविद्यालय में कोई मिश्र जी वैद्य हैं, वो जो है इलाज कर सकते हैं, अच्छा आपको ठीक कर देंगे। क्योंकि अब हर व्यक्ति में, हर धर्म में, ये एक हर मनुष्य में ये प्रवृत्ति होती है कि मैं श्रेष्ठ, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, और चाहे व्यक्तिगत तौर पे। ब्राह्मण कहेंगे मैं श्रेष्ठ, क्षत्रिय कहूंगा मैं श्रेष्ठ, और उनमें भी ब्राह्मणों में पहुंच जाओ तो कहूँगे ब्राह्मण कहेंगे, सनाट्य कहेंगे हम श्रेष्ठ, ज्योति कहेंगे हम श्रेष्ठ, या हिंदू कहेंगे मुसलमानों से कि हम हिंदू श्रेष्ठ, मुसलमान कहेंगे मुसलमान। रहता है प्रवृत्ति मैं श्रेष्ठ। उन्हें उसे थोड़ा सा अहम था, उन्हें कहा यार ये हिंदू, ये यहाँ के लोग ये क्या ठीक करेंगे, हमारे हकीम जो हैं वो मुझे ठीक नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप आज नहीं हो रहे तो बुला लो। मिश्र जी को बुलाया तो मिश्र जी से कहा गया कि मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आप जो है, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा और मुझे आप 3 दिन में ठीक करके दो, और नहीं ठीक कर पाए तो फिर तैयार रहना कि तुम्हारी सर काट दिया जाएगा। मिश्र जी का दिमाग खराब हो गया, रात भर नींद ना आई हुई बेचारे ने, दवाई खा नहीं रहा और ठीक भी होने जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो घर पे आए, उन्होंने कुरान उठाई, वो कुरान दिया उसको जाके मिस्र को और उसको बख्तियार जी को कि इसकी पेज नंबर 6 से लेकर 7 तक ये जो भी बताया वो सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम पढ़ना। तो उसने पढ़ा, वो बाकी वो 3 दिन में ठीक हो गया, अच्छा हुआ। अब उसका दिमाग खराब हो गया, कोई दवाई दी नहीं है, कुरान पढ़वाई और मैं ठीक हो गया। उसने बुलवाया, पूछा, जब बहुत दबाव बने तो बताया कि साहब मैंने इस कुरान के जो है पेजों पर क्या लगा दी थी, दवाई। तो तुमने ये पेज पढ़े, थूक लगा कर कैसे करते हैं, ऐसे करके उन्होंने पेज को पलट देते हैं, तो वो दवाई उससे इसके माध्यम से पहुंच गई जीभ पे, तो स्वस्थ हो गया। जब वो स्वस्थ हो गया, अब उसको ये बात भयंकर खटक गई। उसने कहा अच्छा ये तो बड़े होशियार हैं यार यहाँ के लोग। उसने कहा ये कहाँ रहते हैं? कि ये नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा, हमारा ये मानो कि हमारे देश का जो इतना बड़ा समृद्ध साहित्य था, जिसमें बड़े वेद उपनिषद, नए नए शोध रिसर्च, हमारे लोगों ने बड़े बड़े यंत्र बनाए थे। हमारा इतिहास आप प्राचीन देखें ना तो ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो आधुनिक समय में जो साइंस अब लेके आ पाई है। विमान शास्त्र, विमानों के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, शास्त्र लिखा है, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा गए हैं, असाध्य बीमारियों पर, यहाँ तक कि पृथ्वी की संरचना पर, सूर्य की परिक्रमा पर। तो नागार्जुन, बारामेर, आर्यभट्ट, है ना, आप देखिए कितने बहुत ज्यादा महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत दी थी, जो आज केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हम लोग आ पा रहे हैं। उस सारा शोध रिसर्च से हमारा ये नालंदा विश्वविद्यालय भरा पड़ा हुआ था। उसने उसमें क्या लगवा दी? आग लगवा दी। किसने? नालंदा। किसने? खिलजी ने। नालंदा में क्या लगवा दी? आग। और ये इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये लगातार 6 महीने तक जलता रहा। मतलब आप अनुमान लगाइए कितनी पुस्तकें उसमें रखी होंगी। इतिहासकार बर्नी कहता कि यदि उस समय 10-20 लाख लोगों को मार देता और इसके केवल विद्यालय को न जलाता तो वो उसके बराबर हो गया नुकसान। हमारा पूरा समाज हजारों साल पीछे चल। क्या बात कर रहे थे अपन कि बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया। यही है इल्तुतमिश
कहाँ आ गया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक की उदारता और दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श, मतलब क्या कहते हैं, लाखों का दान देने वाला। वो ऐबक बहुत उदार था, वो अपने जो है लोगों को बहुत ज्यादा क्या करता था, दान करता, दान पुण्य का काम करता था, इसलिए ऐबक को क्या कहते हैं, लाख बख्श कहा गया है। ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो, जिसे चौगान कहते हैं, हॉकी जानते हो ना, हॉकी, हॉकी को जब घोड़े पे बैठ के खेला जाए, घोड़े पे बैठ के, आपने देखा हो घोड़े पे बैठ के स्टिक से खेलते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोलो। क्या कहते हैं, पोलो। तो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में, इसे कहाँ दफनाया गया, लाहौर। लाहौर वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। ठीक है भैया। अब देखिए, अब गौरी के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा जिसका नाम था आराम शाह गद्दी पर बैठा। पर आराम शाह, नाम में ये आराम शाह है, वाकई आरामी आदमी था, खा के सो जाए, कछु बाहर है, कोई बेचारा दुखी है, परेशान है, कहीं विद्रोह हो रहा है, जगह सेनापति के सुल्तान उठ जाओ, राज्य पे आक्रमण हो गया, उन्होंने कहा सोन दो, अभी आराम चल रहा है। तो सेनापति कौन था, इल्तुतमिश। उसने कहा ये आराम करता रहेगा, इतने पूरा राज्य मिट जाएगा। उसने उसको हटाया, किसको, आराम शाह को। वो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ गया, जो किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्किस्तान का इलबई तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और उसका दामाद भी था। उसे खरीद के लाया था ऐबक, और वो अच्छा, वो बहादुर निकला सेनापति। और देखो उसने अच्छे से सब कुछ डील किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उससे बहुत प्रभावित हुआ होगा, इसलिए उसने अपनी बेटी का विवाह भी किससे कर दिया था, इल्तुतमिश से। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर भी था। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी थी। मोहम्मद गौरी ने, तो उस समय ये सैनिक मैंने रहा होगा अच्छा सेनापति, कब, जब मोहम्मद गौरी था। उसका सेनापति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तब ये कोई छोटा मोटा सेना का सूबेदार रहा होगा, इसने अच्छा काम किया होगा, इसलिए से क्या दी थी, मोहम्मद गौरी ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद गौरी ने। किसको, इल्तुतमिश। याद रखना, यही पॉइंट तो बनते हैं एग्जाम। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे कहते हैं तले चालीसा, चहलगानी। क्या बनाया, उसने राज्य को इकट्ठा किया। उसने 40 जो मेन तुर्क सरदार थे पूरे साम्राज्य में, अमीर 40 अमीर थे, उनको इकट्ठा किया। और अब वो कुछ भी काम करता था ना, तो 40 लोगों से सलाह मशवरा करता था। वो 40 लोगों, राज्य में कोई भी काम होता था, मतलब उसने, देखो सीधी सी बात है, समझो आप कि अकेला कोई तो था नहीं। ऐबक की मृत्यु के बाद जब आराम से गद्दी पे बैठा होगा, तो बहुत से लोग रहे होंगे जो 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 जिन्हें दिक्कत रही होगी, किससे, आराम शाह से। अच्छा, राजा कौन बन जाए, तो जिसमें योग्यता होगी राजा बनेगा। इसने उन सभी लोगों को अपने साथ किया होगा, किसे, जो उसके सेनापति मैनापति मंत्री फंत्री रहे होंगे, किसके, आराम शाह के। कि अपन एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मार देते हैं, अपन गद्दी बैठ जाते हैं, और अपन सब लोग मिल के क्या करेंगे, शासन। इसलिए इसने क्या सोचा, भाई कोई गुस्सा ना हो, विद्रोह ना करे, इसलिए 40 लोगों का एक क्या बनाई, एक टीम बनाई, जिसे क्या बोलते हैं, दले चालीसा या चहलगानी। क्या बोलते हैं, चहलगानी। जिसमें 40 तुर्क सरदार थे, और ये सभी काम उनसे पूछकर ही किया करता था। कौन, अभी वेरी मोस्ट पॉइंट हो गया कि दले चालीसा का गठन किसने किया, तो वो कौन है, इल्तुतमिश। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं कल पूछूंगा बेटा, ध्यान सुन लेना, अभी समझा रहा हूं बार बार। एक गुट बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी, क्या कहते, तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा भी कहलाता था। ठीक है। अच्छा देखो आगे इसमें ये लिखा है 18 फरवरी 1229 को खलीफा ने, बगदाद के खलीफा ने इसको क्या दिया था, इसे उपाधि दी थी काय की, सुल्तान की। अब बेटा यहां से एक नया प्रश्न बनता है कि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही शासक था गौरी के बाद, फिर आराम शाह भी हुआ, पर वो स्वतंत्र शासक अपने आप को नहीं मानते थे। कहीं ना कहीं वो क्या थे, वो ये कहते थे कि हम गौरी के ही अधीन। गौरी का जो बेटा बेटा रहा होगा उससे इनके कांटेक्ट रहे हों, कुछ पैसा मैसा बेचते भी हों। कौन, ऐबक और उसका बेटा आराम शाह। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा आराम शाह को हटा करके, तो उसने पहला काम तो किया कि दले चालीसा बनाया।
दूसरा काम उसने क्या काम किया, वो बगदाद गया। बगदाद में आपको पता है खलीफा, आप जानते हो खलीफा क्या होता है, इस्लामिक साम्राज्य में एक धार्मिक नेता। क्या होता है खलीफा, इस्लामिक साम्राज्य में धार्मिक राजनीतिक नेता जो सबको लीड करता है, उसकी बातें सबको माननी पड़ती है, उसका कहलाता है उसे खलीफा। खलीफा से ही बनता है खिलाफत साम्राज्य। क्या बनता है, खिलाफत। तो वो मतलब टॉप लीडर खलीफा होता। खलीफा से जाके इसने कहा इल्तुतमिश ने कि साहब भारत का साम्राज्य पूरा हम देखते हैं, शासन पूरी व्यवस्था हम चला रहे हैं, वहाँ युद्ध हम लड़ रहे हैं, तो वहाँ के शासक भी कौन होंगे, हम ही होंगे, तो आप परमिशन दे दो कि हम वहाँ के शासक बन जाएं। तो उसने उसे परमिशन दे दी। तो अब आप समझिए प्रश्न ये बनेगा कि सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था, तो वो कौन था, इल्तुतमिश। समझ में आ रही बात मेरी बेटा, सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश। क्लियर है ना, कौन मत। देखिए सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की और नासिर अमीर उल मोमिन भी इल्तुतमिश की उपाधि थी। ये उपाधियां आपको बड़ी परेशान करेंगी, नासिर अमीर उल मोमिन और सुल्तान आजम। ये नासिर अमीर उल मोमिन तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ तो लेना क्योंकि बन सकती है एग्जाम में। लेकिन सुल्तान आजम या सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन है, क्लियर हो गया। चलिए इल्तुतमिश ने बहुत सारे चेंजेस करे, जो बेटा देखो जैसे दले चालीसा, जिससे प्रश्न बनता ही बनता है, वेरी मोस्ट है। एक व्यवस्था इसमें कौन सी, एकता प्रथा, एकता प्रथा या एकता व्यवस्था। तो बेटा इसमें क्या होता था कि इल्तुतमिश का टाइम आते आते बहुत बड़े क्षेत्र पर भारत में कब्जा हो गया था, किसका, गुलाम या मतलब जो भी सुल्तान थे उनका। और सामान्यतः भारत में युद्ध वगैरह थोड़े से स्थिर हो गए थे। क्या हो गए थे, युद्ध बहुत ज्यादा अब नहीं हो रहे थे, जितने युद्ध होना था वो हो गए थे, उन्होंने एक अपना राज्य बना लिया था। अब जो सेना थी या जो सरकार में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, पहले जब युद्ध होते थे तो बहुत मात्रा में सेना भरनी पड़ती थी, कहा कि लड़ाई होगी। अब युद्ध थोड़े से कम हुए, युद्ध कम हुए तो अब सैनिक बहुत ज्यादा फालतू हो गए। अब उनको सैलरी दो, नगद सैलरी, तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। उसने दिमाग लगाया, यार एक काम करते हैं कि तुम सब लोगों को जमीन दे देते हैं। क्या देते हैं, जमीन। तो 20 बीघा 50 बीघा, एक गांव जा देता हो, 2 गांव जा देता है, ऐसे दे दिया। तो नगद वेतन के बदले भूमि दे देना क्या कहलाती है, एकता प्रथा। और जिस व्यक्ति को ये भूमि दी जाती थी उसे कहते थे इक्तादार। जैसे होते हैं ना जमींदार जागीरदार, इसे क्या होते थे, इक्तादार। बात सही आ रही मेरी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ दुष्परिणाम भी होंगे कि वो सैनिक कैसे हो जाएंगे, सैनिक हल चलाना सीख लेंगे लेकिन तलवार चलाना भूल जाएंगे, तो आगे दिक्कत भी आएगी। तो हमने कहा एकता प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, इल्तुतमिश ने। दले चालीसा बनाया, एकता प्रथा चलाई। मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं आपको चीजें, अगर आप कल भूल गए तो समझ लेना। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के भी चलवाए, ये भी आप याद रख लेंगे। तांबे का एक सिक्का चलाया, उसका नाम क्या था, जीतल, और चांदी का क्या था, टका। अभी भी टका आप जानते हैं कहाँ की मुद्रा है, किस देश की मुद्रा टका है, अभी बांग्लादेश की मुद्रा अभी भी टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका, हमारी मुद्रा रुपया है, जिसको किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। वो भी अवधारणा ली थी गुप्त वंश में, रुपये कम से, चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रुपयक क्या कहा जाता, रुपयक। और बाद में इसे शेरशाह सूरी ने मुद्रा को नाम दिया था क्या, रुपया। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहते थे। क्या कहते थे, दीनार। समझना मेरी बात, ये सिक्के प्रश्न बनते हैं। तो बेटा इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का चलाया है, क्या कहलाया ये, टका। क्या कहलाया, टका। और तांबे से क्या कहलाया, जीतल। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इल्तुतमिश का बेटा था, इसका नाम था बहराम शाह। क्या था, बहराम शाह। पर इल्तुतमिश के 2-3 बेटे थे, और एक उसकी बेटी थी जिसका नाम था रजिया बेगम। रजिया उसका बेटी का नाम था, किसकी बेटी का नाम था, इल्तुतमिश की। अब क्या है कि इल्तुतमिश के जो 4 मोड़ा है थे वे नाकारा है थे, आरामखोर, आवे आलसी टाइप के, बिना पढ़े होते हैं, ऐसे बहुत से हो जाते हैं अपने देखे, सतमा से लेमरा से, कछु कर्म के ही नहीं है।
ना पढ़वे के, ना लिखवे के, ना काम करवे के, आलसी टाइप के आइटम। तो ऐसे ही थे। इसलिए इल्तुतमिश बड़ा दुखी था इस बात को लेकर कि मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। पर उसकी बेटी बहुत एक्टिव थी। तो रजिया ने बाप का हेल्प की, साथ में वो उनके राज्यसभा में आने लगी, वहां बैठने लगी, काम करती, घुड़सवारी करती, तलवारबाजी करती। और उसको बाप को उसको लगा कि इसमें क्वालिटी है, तो बाप ने अपना बात उत्तराधिकारी किस घोषित कर दिया, रजिया। अच्छा, रजिया बैठी। जब मैंने कहा कि स्त्री को बहुत निम्न दर्जा टाइप का है, मुसलमानों की ऐसी मान्यता रही है, वो उन तुर्क सरदारों पर जब रजिया बेगम बादशाह बनी, वो उन पर हुक्म चलाने लगी। वो उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और जैसे राजाओं की तरह चोगा कपड़े पहन करके वो जो है सिंहासन पे बैठने लगी, हाथी की सवारी करने लगी, प्रजा के बीच जाने लगी, युद्धों में जाने लगी। तो ये उन तुर्क सरदारों को जो दलित चालीसा बनाया गया था, किसने, उसके पिता ने, उनको ये पसंद नहीं आए। वो सब लोग जलते थे किससे। उसने कहा हम इतने 40 लोग हैं, ठीक है, तेरे मोड़ा नाकारा निकले पूरे, तो हम 40 में से किसी एक को बना देते राजा। इसको रजिया क्यों बना दिया है? क्या हम पे एक स्त्री राज करेगी? बुरा लगता था। पर अब चूंकि उनके पास कुछ ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कुछ कर पाते। इसी बीच रजिया एक गलती कर बैठी, रजिया लव कर बैठी। क्या बैठी? गुलबन के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन बैठा गद्दी पर वो योग्य नहीं था। क्या नहीं था? योग्य नहीं था। और वास्तव में उसका पिता चाहता था कि गद्दी पे कौन बैठे, रजिया। और रजिया योग्य थी। बलबन को उसको हटा कर कौन बैठ गई थी, रजिया बैठ गई थी। आप तो यही याद रखेंगे कि कौन बैठा गद्दी पर, रजिया बैठी। कौन बैठी? रजिया। मैंने तो पहले ही कह दिया, तुम बेमतलब में खेत से को जाते हो। मैंने क्या कह दिया पहले, स्पष्ट कह दिया कि कौन कौन को पढ़ना, ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया को, बलबन को। प्रश्न इन चारों से बनते हैं। लिस्ट याद कर सकते हो, वो करा दी मैंने लिस्ट याद। फिर भी अगर तुम फिर बेमतलब पत्रान करोगे, देखो अब रजिया ने क्या किया। रजिया ने एक याकूत नाम का एक व्यक्ति था, याकूत नाम का एक व्यक्ति था, और वो तुर्क भी नहीं था। पहली बात तो तुर्क भी नहीं था, और उससे ये लव कर बैठी। वो गुलाम था। और कौन था? गुलाम, खरीदा गया गुलाम। और उसने जैसे जो बड़े बड़े पद होते थे, जैसे मैंने कहा कि साहब पंचायत विभाग का मुखिया, राजस्व विभाग का मुखिया, ऐसा एक बड़ा सा पद जिसे बोलते हैं अश्वशाला का हेड, अमीर आखूर। क्या कहते हैं? अमीर आखूर। अमीर मतलब मुखिया, काय का, आखूर का। उसे बना दिया। किसे बना दिया? याकूत को। अच्छा, ये सुखबुगाहट तो रहती होगी कि रजिया का ऐसा कुछ चल रहा है। नेक में अपन जानते हैं, तो नेक में कोई कोई देख ले, ये सुखबुगाहट तो रही होगी, पर वो खुला नहीं कह पाते थे। अब जैसे ही उसने बनाया उसे क्या, अमीर आखूर बनाया। अमीर आखूर बनाया तो फिर तो वे लोग और भनक गए कि ये पद तो, ऐसे बड़े पद तो केवल तुर्कों को दिए जाते हैं, हम 40 अमीरों में से किसी को दिया जाता ये पद तो वो विरोध में आ गए। एक था भटिंडा का सूबेदार। कौन था? भटिंडा का, जो 40 तरह में से। उसने आकर के अल्तुनिया, क्या था? अल्तुनिया। उसको बड़ा दिमाग खराब हो गया, उसने खुला विद्रोह कर दिया। उसने कहा ऐसे साम्राज्य में मैं नहीं रहूंगा। वो भटिंडा का सूबेदार था, कहाँ? भटिंडा का पड़ा था पंजाब में। उसने घोषणा कर दी कि हम तो स्वतंत्र हैं, हमें नहीं रहना है सुल्तान में। और रजिया और फिर अल्तुनिया के बीच में क्या हुआ? युद्ध। और अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर दिया, और उसके प्रेमी जो था याकूत, उसकी हत्या, याकूत की हत्या कर दी। अब रजिया ने कहा कि अब तो मरे, याकूत भी गया और राज्य भी जाया। कहा कि अब तो ये 40 सरदार थोड़ी मान रहे हैं। तो रजिया ने दिमाग चलाया। रजिया ने वह अल्तुनिया से ब्याह कर लिया। किससे ब्याह कर लिया? अल्तुनिया से। अच्छा, अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और वो जब वो वापस आ रही थी राजधानी, तो जो 40 सरदारों ने रास्ते में एक षड्यंत्र रच के अल्तुनिया और रजिया दोनों को मरवा दिया। और फिर उसके बाद में जो है बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया।
तो ये 1236 से 1240 तक साम्राज्य किसका रहा था? रजिया सुल्तान का। ये सल्तनत काल की या भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। कौन थी? रजिया, भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका। इससे पहले भी भारत में कोई महिला शासिका नहीं हुई थी, उसके बाद में भी कोई शासिका नहीं। अभी शासिका नहीं होती है, सोचो कि इंदिरा गांधी हो गई, ये सोचो तुम देश की आजादी, अब शासिका नहीं कहलाते। अब भारत का कोई शासक नहीं है, अब क्या है? पद हैं, पोस्ट हैं। अब जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री। रजिया 1240 तक प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा, कोट और कुल्हा माने टोपी, कुबा किसे बोलते हैं? कोट को, और कुल्हा माने टोपी पहनकर राज दरबार में बेपर्दा सीन, पर्दा नसीब बेपर्दा ना कर दूं, पर बेपर्दा सीन होकर जाती थी। रजिया ने अपने सिक्के पर उद्मत उल निश्वा ये लिखवाया। क्या दिया? उपाधि धारण की है इसकी उपाधि। अपने सिक्कों पर क्या? उद्मत उल निश्वा की उपाधि धारण की। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को, ये उसका कौन था? प्रेमी था। मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर, अमीर आखूर मतलब क्या? अश्वशाला का प्रधान, पूरे घोड़न मुखिया, ये बहुत बड़ा पद था, नियुक्त कर दिया। रजिया ने बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित होकर उससे विवाह कर लिया और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल नामक स्थान के पास कर दी गई। डाकू या जो भी 40 लोगों ने षड्यंत्र रचा होगा, और इस तरीके से 1240 का रजिया के बाद में बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, जो कि अयोग्य शासक था। बहराम शाह के बाद में कौन आ जाता है? मोस्ट कौन आ जाता है? बलबन आ जाता है। कौन आ जाता है? बलबन। बलबन कौन था? बलबन जो था वो इल्तुतमिश द्वारा जो दले चालीसा बनाया गया था। ध्यान सुनो, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया, और रजिया के बाद में कौन आ रहा? बलबन आ रहा सीधा। बहराम शाह आया था, हटा गया, बलबन आया। और बलबन था कौन? बलबन था जो इल्तुतमिश ने जो दले चालीसा बनाया था ना, उन 40 में से एक व्यक्ति था। कौन? बलबन। ठीक है। बलबन के बारे में बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो बेटा क्या कि एक तो ये दले चालीसा सदस्य था, और ये दले चालीसा की हर हरकत को जानता था। उसे पता था कि दले चालीसा के लोग क्या करते हैं? राजा के प्रति क्या करते हैं? षड्यंत्र करते हैं। जैसे कि किसको मरवाया? रजिया को मरवाया। जैसे बहराम शाह को हटवा दिया। इसने गद्दी पर बैठ के सबसे पहला काम यही किया कि दले चालीसा को खत्म कर दिया। भगो गए, कोई दले चालीसा नहीं। एक काम इसने। दूसरा काम, अगर देखो अब दले चालीसा को खत्म करना कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, क्योंकि उसमें वो सब लोग विद्रोह करते। तो उसने कह दिया कि जो भी राजा के खिलाफ बात करेगा उसे उसके खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई जाएगी। लौह रक्त मतलब क्या? खून का बदला खून। किसी ने अगर किसी का खून कर दिया तो खून का बदला क्या होगा? खून ही होगा। इसने और राजा के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? राजा जो है ना वो क्या है? देवताओं का प्रतिनिधि है। जिल्ले इलाही नियावते खुदाई, ईश्वर की छाया है ना। जिल्ले इलाही नियावते खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। समझ रहे मेरी बात है? राजा कोई सुल्तान कोई सामान्य चीज नहीं है। कौन है? अल्लाह ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिल्ले इलाही नियावते खुदाई, ये इसने किसको यानी राजत्व, राजा को देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन, राजा के देवताओं के समान। किसने कहा? बलबन। सिजदा और पावोस चलाएंगे, चलाएं सिजदा और पावोस। सिजदा और पावोस, पावोस देखो, सिजदा माने क्या होता है कि राजा के दरबार में आओ, पूरे चित्ते लेट जाओ। और पावोस मतलब आगे नंगूठा चूमो। कोई भी दरबार में आएगा वो क्या करेगा? सजदा करेगा लेट के। और पावोस माने नंगूठा पांव चूमे वो राजा के, तो बेटा उठ ही ना पाएगा उनको। मेरी बात है। अब ये सब करने के लिए उसे चाहिए थी मजबूत सेना। उस सेना के लक्षण बिगाड़ेगा तो कौन? इल्तुतमिश का चला गया तो एकता प्रथा, नगद वेतन के बदले भूमि दी गई थी। इसलिए भी ढंग से लड़ते बढ़ते नहीं थे, सब अपनी खेती मारी में थे। मान लो लड़ाई आ गई, तब कोई चलो खेत सोयाबीन काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, इतने में युद्ध होगा, चल चलो लड़ाई हुई, लड़ाई कहूँ हंसिया लेके आ रहा हूँ, कुछ लेके आ रहा हूँ, चला वही भूल गया भी तलवार मलवार, चल तलवार में जंग लग गई थी। उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने कहा भाई सुनो,
ये तुम्हारी खेती बाड़ी बंद। अब एकता प्रथा खत्म हो गई है, अब आपको क्या दी जाएगी? नगद वेतन। जो राज्य के घोड़े वगैरह होते थे, क्या होते थे? घोड़े वगैरह, उनको लोग अपने घर में यूज करते थे। क्योंकि जब खेती कर रहा हो सैनिक, तो न सेना में अंतर कछू, और न आम आदमी में अंतर, ना राज्य के घोड़े हैं कि जनता के घोड़े हैं, पता ही नहीं है। तो उसने पूरा बिल्कुल होलिया बना दिया। क्या बना दिया? यूनिफॉर्म, सेना की अलग यूनिफॉर्म होगी। और घोड़ों पर भी क्या कर दी? दागने की प्रथा क्या कर दी? जो राज के घोड़े होंगे उन पे क्या नंबर डला रहेगा, दाग दाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दाग, जिससे कि अलग से पहचाने जाएं। तो मतलब समझ रहे, ये बहुत ज्यादा सुधारात्मक कार्य किए। कौन ने? बलबन ने। चलिए पढ़ते हैं। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफसर सियाब का वंशज बताया। जो फिरदौसी आप जानते हैं, महमूद गजनवी के साथ समय आया था, उसमें जो किताब लिखी थी, कौन सी? शाहना। उसमें क्या लिखा है? अफसर सियाब नाम का जो व्यक्ति था, उसका क्या हूं मैं? वंशज हूं। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा। ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तुर्के चहलगानी को विनाश बलबन ने किया। ठीक है। राज दरबार में सजदा और पावोस की प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने। अच्छा, एक जो त्योहार मनाया जाता है नौरोज, फारसी उत्सव है। कौन सा उत्सव है? फारस किसका नाम है? ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। फारस में एक त्योहार होता है, इसका नाम क्या होता है? नौरोज प्रथा। क्या होता है? नौरोज, खुशी उत्साह का उत्सव होता है। बलबन ने फारसी रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया। ठीक है। और इसने अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसका नाम क्या है? खून का बदला खून। वेरी मोस्ट पॉइंट। ठीक। इसके बाद में आप देखते हैं, बलबन के समय बंगाल के शासक कौन थे? तुगरिल खान ने विद्रोह किया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि वेरी 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 मोस्ट कौन रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। अमीर खुसरो को भारत में क्या कहते हैं अपन? तोता ए हिंद। क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने भारत में हिंदी भाषा को क्या नाम दिया था? हिंदवी नाम। क्या दिया था? हिंदवी। हिंदी भाषा शब्द किस भाषा का है? फारसी का। हिंदी शब्द किस भाषा का नाम है? फारसी का। और हिंदी को हिंदवी सबसे पहले नाम किसने दिया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने पहेलियां मुकुरियां लिखी हैं। एक हिंदी साहित्य में अच्छी रचना भी इन्होंने करी है। हरी थी भरी थी राजा जी के बाग में, दुसाला ओढ़े खड़ी थी। किसकी रचना है ऐसी? क्या होता है इसका मतलब? भुटिया होता है नहीं होता? अरे अपन पहले पूछना थे, बात है, बात बताओ। पहेलियां। अमीर खुसरो, इन्होंने तबला बजाया। क्या बनाया? तबला। है मोड़ी, इनने क्या बनाओ तो? तबला, सितार का। तबला और सितार। तो न जाऊ करे, हर शब्द सुनू करे हैं, ऊँग मत जाऊ करे, ले तो। तबला और सितार का आविष्कार किया था किसने? अमीर खुसरो। तो ये बलबन दरबार में रहते थे। बलबन ने मलिक मुकद्दीर को तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। एक मलिक मुकद्दीर नाम का व्यक्ति था, जैसे क्या दी थी उन्होंने? तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसका सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये गुलाम वंश का साम्राज्य कहां कहां तक पहुंचा था? दिख रहा है आपको? ये वर्तमान में पाकिस्तान है बेटा। ये क्या है? ये पाकिस्तान। अगर तुम देखो, पाकिस्तान का ऐसा इलाका है। पाकिस्तान का लाहौर वगैरह, यहाँ से लेकर पूरा इस इलाके में उत्तर भारत में देख लीजिए, पूरे में ये पूरब तक किसका राज्य था? किसका? बिहार में यार किसका राज्य था? गुलाम वंश का। ठीक। और गुलाम वंश के बाद में फिर अगला वंश जो आता है वो कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। इस समय कितना हुआ है? पढ़ सकते हैं ना इसको? और 15 मिनट में पढ़ लेंगे। तो खिलजी वंश का समय कब से था? 1290 से 1320 तक। गुलाम वंश के बाद आता है। तो क्या हुआ कि जो शमसुद्दीन कैमूर्स था, शमसुद्दीन कैमूर्स था, बड़ा ध्यान सुनो, वो योग्य नहीं था।
और जनता उससे परेशान थी बहुत ज़्यादा। सोता रहता था, खा के कुछ नहीं करता था। उस समय जलालुद्दीन जो थे फिरोज खिलजी, ये इनकी भी काफ़ी उम्र हो गई थी, 80-82 साल के टुकरा थे। कौन? जलालुद्दीन। तो सभी जो अमीर लोग थे, सभी जो विद्वान लोग थे, उन्होंने सोचा कि यार ये कैमूर्स को तो हटाओ, ये तो राज्य कर नहीं पाएगा, शमसुद्दीन नहीं कर पाएगा, किसी को बना देते हैं राजा, वो दूसरे व्यक्ति को। तो सभी जनता ने या विद्वान लोगों ने इसको जो है सबसे बुजुर्ग होने के नाते, समझदार होने के नाते क्या बना दिया? शासक बना दे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आदमी अच्छी खासी उम्र में शासक बने तो उसमें वो जोश जज्बा नहीं रहता। आदमी कैसा होता है? उदार होता है। क्या होता है? उदार। उदार समझते हो ना? तब किसी का बुरा नहीं करता। वो कहता अब जापन खुद जाए बाहर दुनिया छोड़ के, तो काय फालतू को ये मारो पीटो, काय पाप करो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने साम्राज्य किया बड़े उदारता पूर्वक। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घ काल तक रहने के कारण इनका जो है उन्होंने इस देश के रीति रिवाजों को अपना लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 में कुल कितने साल रहा है? 6 साल। ने गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की। बस इसके बारे में और कुछ याद नहीं करना। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार शासक था और ये 1290 में गद्दी पर बैठा और एक नए वंश की स्थापना की, खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी से प्रश्न नहीं बनते ज्यादा, इसलिए प्रश्न बनता है क्योंकि ये खिलजी वंश का क्या है? संस्थापक। प्रश्न आपको बनेंगे किससे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे, सभी आप सब लोगों ने पद्मावत फिल्म देखी होगी। पद्मावत फिल्म देखिए ना, वो जो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के प्यार में पागल हो जाता है, वो चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है रतन सेन पर, और उस पर पूरी कहानी बनाई गई थी, एक पिक्चर बनाई गई जिसका बहुत विरोध भी हुआ। देखो, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था? जलालुद्दीन के भाई का लड़का था। कौन था? जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी क्या था? चाचा था। ठीक। अब इसके बाप मर गया था बचपन में ही अलाउद्दीन खिलजी का, माँ बाप थे नहीं। चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने से पाल पोस कर बड़ा किया, पर इसमें बहुत अच्छी प्रतिभा थी, बहादुर था, साहसी था, निडर था, तेज तर्रार था। तो इससे बड़ा प्रभावित हुआ कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी राजा बना तो उसने अपने अलाउद्दीन खिलजी को क्या बना दिया? सेनापति। क्या बना दिया? और इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी अब उसी अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि मुसलमानों में ऐसा हो जाता है, दादा चाचा ताऊ मौसा फूफा मामा के सबके आपस में विवाह हो जाते हैं, तो उस अपनी बेटी का विवाह भी किससे कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अब विवाह भी कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण का विजय अभियान चलाया। क्या चलाया? देखो, आपको मैंने बताया था कि ये सल्तनत काल पूरब की ओर तो था, पर दक्षिण की ओर नहीं था। कहां नहीं था? दक्षिण की ओर। दक्षिण मतलब इधर। आपने अभी देखा था कहां तक था ये इलाके में, इस तरीके से यहां तक था साम्राज्य था, ये था। कहां नहीं था? दक्षिण। तो जब जलालुद्दीन यहां शासक बना तब अलाउद्दीन कहां गया? दक्षिण की ओर। और वो कहां पहुंचा था? देवगिरी। देवगिरी कहां है बेटा? महाराष्ट्र में। यहां उसने अकूत संपदा लूटी, अकूत संपदा लूटी अलाउद्दीन। और जब ये पैसा लेकर वापस गया तो उसका मन में क्या आ गया? लालच। उसने सोचा कि यार मैं इतनी संपदा लूट के ले जा रहा हूं और दूंगा किसको? जलालुद्दीन को, राजा को। मुझे क्या मिलने वाला? कुछ नहीं। जलालुद्दीन के बाद राजा को बनेगा? जलालुद्दीन का बेटा बनेगा। मैं तो सेनापति का सेनापति रहूंगा। तो उसके दिमाग में, उसके मन में क्या आ गया? चोर आ गया। वो गया, जिस चाचा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, सेनापति बनाया, बेटी को ब्याह कर दिया, और चाचा को उसने निपटा दिया, और वो खुद गद्दी पर बैठ गया, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्रूरतम शासकों से में एक माना जाता है, बहुत बड़ा एक अय्यास प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है। देखो, इसका मन आया किस पे? चित्तौड़ की रानी पद्मावती। किसी ने इसकी उस समय थोड़ी व्हाट्सएप चलते थे कि इंस्टाग्राम पे उसने वो आईडी देख ली हो, ये है कि फेसबुक पे प्रोफाइल देख के अरे ये तो बहुत सुंदर है आज, है ना। अच्छा, उसे किसी ने उसकी तारीफ करी होगी अलाउद्दीन से, तो अलाउद्दीन ने संदेश भिजवा दिया किसको? चित्तौड़ के राजा रतन सेन को।
राजा रतन सिंह थे, और जो पद्मावती कहाँ की थी, श्रीलंका, कहाँ की थी, श्रीलंका, जहाँ ब्याह हुआ था इनको, जहाँ से जहाँ। तो उससे रतन सिंह से को लेटर लिखवा दिया, पत्र, कि आप जो है अपनी पत्नी हमको दे दो। ऐसा होता है, कहा कि पत्नी दे दो, हार के जुआर मांग ले तो। अच्छा, अगर नहीं दोगे तो फिर आक्रमण कर रहे हैं हम तुम पे, तैयार रहना। खुली धमकी दे दी। अब चूंकि ये इतने बड़े इलाके का शासक और छोटा सा राज्य चित्तौड़ ने कहा, ठीक है राजपूत हैं हम, तू हल्के में ले रहा है क्या, पत्नी से दे ही जाता है क्या तू, आजा निपटेंगे। इसने आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पे आक्रमण किया, घेरा डाल लिया, घेरे रहा बहुत दिनों तक, पर कोई सफलता नहीं मिली। बहुत दिनों तक घेरे रहा। पहले ये होता था, घेराबंदी करके बैठ जाते थे कि बेटा निकलो बाहर, मारेंगे तुम्हें। अच्छा, जब बहुत दिन तक सफलता नहीं मिली, किले का जब राशन वासन समाप्त होने लगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भेजा कि भाई ठीक है, अब तुम नहीं दे रहे तो मत दो, कम से कम हम इतनी दूर से जानो वहां है तो एक बार बता ही दो, देख तो लें। अंदर आया, उसने कहा देखो सुनो, अब आमू सामू तो हम नहीं बता रहे गए, तू एक काम कर, वो बैठ जाएंगे तो पानी में उनका चेहरा या कांच में चेहरा देख लेना, ऐसा कुछ बात हुई। अच्छा, वो गए, ठीक है 500 जाए, चलो अपन जहाँ तक आए थे देख के वापस चलेंगे। रतन सिंह से बड़ी दोस्ती हो गई, बड़ी स्वागत मोहब्बत किया, खाना वाना खवाया। अच्छा, उसको जैसे ही उसने देखा तो वो थी इतनी सुंदर, उसका दिमाग वहीं खराब हो गया। अच्छा, वो राजा उसको छोड़ने का, जैसा अपने घर में मेहमान आए, अब देखो बैठ बैठ के दोस्ती हो गई, मैंने सोची, रतन सिंह ने कहा तो अब थोड़ी लड़ाई हुई, अब तो ये जो आपसे अपना दोस्त हो गया। और अपन जाता मेजमान ने बाहर न छोड़ गई, बेचारे वे किले से बाहर न छोड़ गया है रतन सिंह। तो जैसे ही बाहर आया, ऐसे बना हाथ पकड़ ला वहीं खिलजी ने, कहाँ जा रहा हो तू। उस संगे कब मतलब उस ले गए, कब्जे में ले लिया किसको, रतन सिंह। धोखे से रानी पद्मावती ने अपने सेनापतियों के सहयोग से बढ़िया भयंकर युद्ध किया, और सारे और वो सेनापति गए, रतन सिंह को छुड़ा भी लाए। रतन सिंह ने फिर भयंकर युद्ध किया, युद्ध में सारे राजपूत राजा मारे गए क्योंकि अब उनकी बहुत बड़ी सेना थी। और रानी पद्मावती ने अपने सभी स्त्रियों के साथ में आग जलाकर उसमें जौहर कर लिया। क्या कर लिया, जौहर। अब ये बात समझ रहे हो, छोटी मोटी बात नहीं है, नेक चिक जाओ तुम अपने आप को कूद के आग में जला लेना, तो जौहर ये मतलब अपने आप में अपने सम्मान की रक्षा के लिए। इसका दिमाग खराब हो गया अलाउद्दीन का, सारा फैला रही हो गया, पद्मावती मिली ना। अच्छा, इसको फिर सूचना मिली, कहता है गुजरात के एक राजा हैं, उनकी बेटी बहुत सुंदर है। तो सीधा गुजरात पहुंच गया, और उनको मालूम चला कि यार ये थे आ रहा है अलाउद्दीन। तो उनने अपनी बेटी कहाँ भेज दी, देवगिरी। राजा राम राय थे यहाँ पर, रामचंद्र, राजा रामचंद्र थे, यादव वंश के राजा थे, कि आप हमारी बेटी रक्षा करना। तो उनने यहाँ बेटी भेज दी, यहाँ उसने कब्जा किया, जीता जाता, मालूम चला कि बेटी तो भाग गई, यहाँ सही नहीं है। तो कहाँ गई, देवगिरी। देवगिरी आ गया, उसने यहाँ पर भयंकर लूटपाट बनाई, वो यहाँ उसे बहुत पैसा मिला, यहाँ उसने 2 बार आक्रमण किया। ये यादव शासक बहुत बड़े पैसे वाले थे, आप समझिए कि उसने केवल सोना लूटा था, वहां पर चांदी मांदी तो छोड़ गया था। घोड़े उसके ऊँट कम, उसके पास ऊँट कम पड़ गए थे वो उनका खजाना लादने के लिए। और उसी का सेनापति यहाँ गुजरात में से कौन मिला, मलिक काफूर। कौन मिला, मलिक काफूर एक हिजड़ा था, किन्नर, वो बड़ा कर्रा योद्धा था। उसने उसे 1000 दीनार, दीनार माने सोने के सिक्के में खरीदा। कहाँ से, गुजरात से, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए उसे मलिक काफूर क्या कहते हैं, 1000 दीनारा, क्या कहते हैं, दीनार, 1000 दीनार में खरीदा था, तो क्या बोलते हैं, 1000 दीनारा। और मलिक काफूर फिर क्या हो गया, उसका सेनापति, किसका, अलाउद्दीन खिलजी। कोई साथ में गया, यहाँ उसने देवगिरी को जीता, और फिर वो और आगे चला गया तो तेलंगाना, रुद्र प्रताप के पास पहुंचा, और उससे क्या लिया उसने, कोहिनूर हीरा। नाम सुना है कोहिनूर हीरा का, कोहिनूर हीरा उसने प्राप्त किया। तो उसके पास बहुत बड़ी एक संपदा, कोहिनूर हीरा की जब बात आई तो कोहिनूर हीरा के बारे में कहा जाता है कि ये गोलकुंडा खदान से निकला था। गोलकुंडा खदान आंध्र प्रदेश में निकला था। ये शुरुआत में 195 कैरेट का था, बाद में कटते चढ़ते चढ़ते अभी 105 कैरेट का है वर्तमान में। इसकी बड़ी लंबी यात्रा रही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया ऐसे सुल्तान, गोलकुंड सुल्तानों से, सुल्तानों के पास आ गया। इसके बाद में इसे मध्यकाल में जो है यहाँ पर ग्वालियर शासकों ने इसे प्राप्त कर लिया, ग्वालियर राजाओं ने इसे प्राप्त कर लिया। ग्वालियर से बाद में ये हुमायूं के पास पहुंचा मुगल काल में। मुगल काल में फिर ये हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां ने एक जो है जहांगीर का शाहजहां ने इसका एक सिंहासन बनवाया, जिसे बोलते हैं तख्त ताऊत, मयूर सिंहासन, उसमें से चढ़वा दिया।
सिंहासन में। बाद में जब मोहम्मद शाह का साम्राज्य था मुगल काल में, बाद में 1739 के आसपास, तो ईरान से एक राजा आता है, इसका नाम है नादिर शाह। और नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है और मोहम्मद शाह के समय ये तख्त ताऊत को, ये मयूर सिंहासन को उठा के अपने साथ ईरान ले जाते, ईरान पहुंच जाता है कोहिनूर। फिर जब यहाँ पर जब यहाँ पर पंजाब में सिख साम्राज्य आया और राजा रणजीत सिंह हुए, तो रणजीत सिंह ने यहाँ से प्राप्त कर लिया, कहाँ से, ईरान से। और ईरान से रणजीत सिंह जब तक रहते तो कोई दिक्कत नहीं। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका बेटा था दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया पंजाब पर, और दिलीप सिंह से कोहिनूर प्राप्त कर लिया और उसे कहाँ भेज दिया, लंदन। लंदन में पहले महारानी विक्टोरिया के क्राउन में से लगा दिया गया। ये अपने आप में बहुत प्रसिद्धि रहा था। उस समय इतिहासकार बर्नी लिखता है कि अगर कोहिनूर को बेच दिया जाता तो उससे पूरी दुनिया 2 दिन तक भोजन कर सकती थी। ऐसे उसने क्या लगाया था, उसकी कीमत का अनुमान लगाया था। अब तो उसकी कीमत अनंत कीमत है, अपने आप में बिरला ही रहा है। तो ये कोहिनूर प्राप्त कर लिया और फिर यहीं से उसकी सुल्तान बनने की इच्छा क्या हो गई थी, प्रबल। किसकी, अलाउद्दीन। और अपने कक्का चाचा को निपटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। आई बात समझ में? देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316 अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा इलाहाबाद में 20 जुलाई 1296 को हत्या कर सुल्तान बना। इसका बचपन का नाम अली गुरशप्स था। क्या था, अली गुरशप्स। इसका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। मतलब ध्यान रख लेना, दूसरा सिकंदर कहा जाता है किसे, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर मतलब क्या बेटा, सिकंदर जो दुनिया को जीतने की इच्छा रखता था, इसने भी संपूर्ण भारत को जीतने की इच्छा रखी थी। इसलिए इसने क्या किया था, दक्षिण अभियान चलाया था। ये चाहता था कि मैं सबको जीत लूं, इसलिए क्या कहता अपने आप को, सिकंदर ए सानी। क्या कहता है, सिकंदर के जैसा या दूसरा सिकंदर। तो ये याद रखिएगा, सिकंदर ए सानी अपनी दक्षिण विजय के कारण इसने, अलाउद्दीन ने विश्व विजय एवं नए धर्म की स्थापना का विचार दिल्ली के कोतवाल अलाहुक मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। इसका ये था, इसने ये सोचा था कि मैं जो है एक नया धर्म चलाऊंगा और पूरी दुनिया को जीत लूंगा। पर ये कोतवाल, ये जो वहाँ के कोई रहे होंगे मौलवी, उनने से समझाया कि बेटा फालतू मत फिरे, नव धर्म चलाएगो, दुनिया जीता कूट काट देगा, अच्छे वाले में तो यहीं बढ़िया राजा आएगा, यहीं रहे। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन, याद कर लो कैसे करोगे, यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन, यानी खलीफा का नायब। इसका ये अर्थ है, खलीफा का नायब। उपाधि धारण की और बाजार विनिमय प्रणाली, वेरी वेरी मोस्ट। अलाउद्दीन का भैया इसने आदेश दिया था क्या, कि अगर कोई बाजार, देखो कपड़ा का मार्केट अलग करो, सोने का मार्केट अलग करो, सब्जियों का मार्केट अलग करो, अलग अलग बाजार बनाओ, एक चीज। दूसरा, बाजार की नाप तो मैं कोई व्यक्ति धोखाधड़ी ना करे, इसलिए उसने अलग पद बना दिए, अलग बाजार के निरीक्षक बना दिए, पद बना दिए। साथ में उसने नियम कानून बड़े कठोर कर दिए कि यदि कोई, उसने ये नियम बनाया था, यदि मान लो कोई व्यक्ति, तुम शक्कर ले गए, उसने यदि 50 ग्राम 100 ग्राम शक्कर कम तोली, तुम बासी मांगी 1 किलो और माने 100 ग्राम शक्कर तुम्हें कम दे देगी, तो आदेश दिया था कि उस व्यक्ति का जिसने 100 ग्राम शक्कर कम तोली, उसे 100 ग्राम मांस काट दो। ये कि जितना कम तोलेगा उतना उसका मांस काट दिया जाएगा। ठीक है, मान लो कम 1 आध किलो कम तोल नहीं, 2-5 किलो कम तोल दे, पूरी कट जाए फिर। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था बेटा, याद कर लेना, दीवान ए रियासत एक अधिकारी होता था जो पूरे बाजार व्यवस्था क्या करता था, कंट्रोल करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी व्यवस्था बनाई, सरकार उचित मूल्य की, सरकारी उचित मूल्य की दुकान, कंट्रोल की दुकान, जानते हो ना अपन लेते तेल शक्कर कंट्रोल से, यानी वहां पर कोई रेट घटा बढ़ा ना सके। तो सरकारी उचित मूल्य की दुकान किसने बनाई थी पहली बार,
अलाउद्दीन द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारी तय किया गया। सायनाए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। दीवान रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला। सराय अदल न्याय के लिए। बरीद मंडी बाराज का निरीक्षक। और मुनहियान गुप्तचर, ये देखता था गुप्तचर, छुप के पूछता था कम तो नहीं तोल रहा कोई, ये बिल्कुल कम तोल रहा है तो बिल्कुल ये बाजार निरीक्षक के लिए तो आप उतनी मांस काट दो। तो ये कौन कौन है? सायना मंडी सबसे बड़ा बाजार अधीक्षक, दीवान रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला, और सराय अदल न्याय के लिए, और बरीद मंडी बाजार का निरीक्षक बना देखने वाला, गुप्तचर छुप के सब चीजों को देखने वाला। इसने खम्स लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया। खम्स जान तो क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स। राजा ने किसी राज्य पर आक्रमण किया तो सेना भी साथ जा रही है। राजा राज्य को जीत लिया, राज्य को जीत लिया, सेना घुस गई राज्य में। अब सेना राज्य में घुसेगी तो तलवार एकदम पे जाए, मार बाय काट, जो मिलेगा वो सब अब उठा लाएगी सेना। जी मिलेगा जाके सेना के उधर लेगो, मान लो कहूँ आदि मिलेगा सोने को हार पहरे, पकड़ी मूड काट ली, सोने को हार एक दल्ला जेब में। तो ये होता। अब अगर सारा का सारा पैसा राजा ले लेगा तो सैनिक लूटेंगे ही नहीं, उन्हें अपन क्या परेशान हो, अपने सैलरी मिलने। राजा ने कहा कि साहब एक काम करो, आप लूटो, जो जितना ज्यादा लूटेगा उसे उसमें उतनी ज्यादा क्या मिलेगी? हिस्सेदारी। क्या मिलेगा? टैक्स। तो उसे क्या कहते हैं? युद्ध पर लूटे गए धन पर लगाए गए टैक्स को क्या नाम दिया गया था? खुम्स। इसने उसे क्या कर दिया था? 1/5 से 4/5 कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय अभियान चलाया, ये वेरी मोस्ट है। गुजरात के बाद रणथंबोर, राणा हमीरदेव, हमीरटी, जय युद्ध में जाए पसीने छूट गए थे, जीत ना पाओ तो गलत धोखे से राजा जो है राजा ने अपना सिर खुद काट लिया था, भगवान संग को चढ़ा दिया था ऐसे। चित्तौड़, फिर मालवा, फिर धार, फिर चंदेरी, शिवना, जालौर, ये थे उत्तर भारत में। गुजरात आया, रणथंबोर आया, चित्तौड़ गया, चित्तौड़ पद्मावती के लाने पर, मालवा, धार, चंदेरी, और फिर शिवना, जालौर। दक्षिण में कौन सा? देवगिरी, महाराष्ट्र, दौलताबाद, उसके बाद में वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार। इनके सन भी आप लिख लेना यहीं पर लाइन से, कब कब आक्रमण किए, ठीक है। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और सीरी किला तथा 1000 खंबा महल, ये सभी जो बिल्डिंग हैं ये कहाँ पर हैं? दिल्ली में। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन की। अब इस पे लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब अपने नोट्स में दिया है, सारे पॉइंट, सारे फैक्ट, ये सारा कंटेंट नोट्स का ही हैगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है ज्यादा। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल अलाउद्दीन ने ही बनवाए थे। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। परमिट, मेरे परमिट देने की व्यवस्था भी किसने लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद में अलाउद्दीन की जो मंत्री परिषद थी उसमें दीवान वजारत मतलब वजीर, वजारत वजीर मतलब पैसा वाला काम, दीवान इंसा शाही आदेशों का पालन करवाना, दीवान आरिज सेना का मंत्री, और दीवान रसालत विदेश मंत्री, विदेश विभाग का। पैसा काम दीवान वजारत, शाही आदेश पालन करेगा कौन? दीवान इंसा। और सैन्य मंत्री कौन हुआ? रक्षा मंत्री दीवान आरिज, और विदेश मंत्री को हो गया दीवान रसालत, दीवान रसालत। नाम बड़े अटपटे से रहते हैं, ये याद करना है कल आपको। मैं कल तुम्हें दीवान रसालत में गलामत कर दूंगा, खिलाफत। सराय अदल, यहाँ मैंने क्या कहा था? इसने क्या किया था? अलग अलग बाजारों को बांट दिया था, भाई यहाँ ये मिलेगा, इस बाजार में ये मिलेगा। जो सराय अदल था उसमें क्या मिलता है? यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने को आती थी। अलग अलग इसने क्या बना दिया? ऐसी अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी जियाउद्दीन बर्दी कृत, जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहास की किताब कौन सी लिखी है? तारीखे फिरोजशाही। जियाउद्दीन बर्नी, मैं आपसे बहुत बार बोल रहा हूँ बर्नी ने ये कहा, तो बर्नी कौन है? ये वही बर्नी, यानी तुम समझ रहे हो अचार की बर्नी, अचार की बर्नी नहीं, जियाउद्दीन बर्नी की किताब का नाम क्या है? तारीखे फिरोजशाही। इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, है ना।
खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो, और रहला इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। कहाँ का था? खजाइन उल फुतूह किसी किताब है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो बता कहाँ पर था? उस वहीं से वो अमीर खुसरो गुलाम वंश में भी रहे और फिर काय में रहे? खिलजी वंश में भी रहे। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहते हैं, तब उसका आविष्कार किया। अब बताया नहीं बताया मैंने तुम्हें? अमीर खुसरो। रहला के लिए कौन है? इब्न बतूता, ये यात्री था। ये भारत में कौन आया था? यात्री घूमने। कहाँ से आया था? मोरक्को से। मोरक्को क्या है? अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। कहाँ को देश है? अफ्रीका में एक देश है वो मोरक्को। वहां से को आओ तो इब्न बतूता बगल में जूता। एक फुतूह उस सलातीन किसकी है? ईशामी। तीन किताब हो गई। कौन कौन सी किताब हो गई? खजाइन उल फुतूह कौन की है? अमीर खुसरो की। रेला इब्न बतूता की। और फुतूह उस सलातीन किसकी है? ये किसके साथ लिखी गई है? अलाउद्दीन खिलजी से। एक बार रिपीट कर लेना। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की। रेला किसकी है? रेला है हमारे इब्न बतूता की। फुतूह उस सलातीन इस्लामी की किताब, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखी गई। मूल नियंत्रण की सफल बनाने के लिए मुहतसब, सेंसर एवं नाजिर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुहतसिब सेंसर जो परमिट वगैरह देता था, और नाजिर जो था नाप तौल का अधिकारी था। राजस्व सुधार, राजस्व माने क्या? टैक्स सुधार के लिए अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ, मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमियों को वापस लेकर उसे खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में बदल। मिल्क मतलब जैसे किसी को ऐसे दान में दे दी, वक्फ में दे दी, सारी भूमियों को उसने वापस ले लिया, उसे कायम बदल दिया खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। खालसा भूमि मतलब क्या? सरकारी भूमि में बदल दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कई नए कर लगाया उसने। ये वेरी मोस्ट है। ये दो नए कर हैं। तो खुम्स वगैरह तो हमने देख लिया था, वो युद्ध में उसने उसकी तो मात्रा बढ़ाई थी। पहले से लगता था खुम्स, मतलब युद्ध में 1/5 से 4/5 कर दिया। पढ़ के नहीं आया बैल तो का जगत रहो जाने। ये दो नए टैक्स लगाए अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से टैक्स लगाए? चराई पर चरी, मतलब ऐसा स्थान जहां पर ढोर चरते हैं आपके, उस पर उस जगह पर उसने टैक्स लगा दिया। उसे क्या नाम दिया? चरी कर। क्या दे दिया? और आपके घरों पर, आपके पास यदि घर है तो उस पर टैक्स लगा दिया, घरी, चरी, घरी। समझ में आ गई मेरी बात? इसने चराई कर जो दुधारू पशुओं पर, किस पर लगाया था? जो दुधारू पशु थे आपके पास, पशु हैं, तो कौन सा कर देना पड़ेगा आपको? चरी कर। और घरी कर जो आपके काय पर लगाया गया था? आपके घरों पर, घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया गया था। कौन सा घर? आपके पास घर है, आप उसमें रहते हैं, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? घरी। और आपके पास अगर गंजा भैंसे हैं तो कौन सा कर देना पड़ेगा? चरी। कौन सा कर? घरी और चरी। अलाउद्दीन, ये अपना वो है, अलाउद्दीन नहीं है, ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार व लूट को खत्म करने के लिए नए विभाग दीवाने मुस्तक राज, वेरी मोस्ट, काय के लिए लगाया बनाया था? ये राजस्व विभाग में टैक्स चोरी न करे, टैक्स कोई टैक्स चोरी न कर पाए, इसलिए कौन सा विभाग बनाया था? राजस्व एंड दीवाने मुस्तक राज। ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इसका क्या काम है? ये टैक्स और भ्रष्टाचार, ये मांस काट लो, कम तौल है तो कोई टैक्स चोर है तो दंड दो, तो क्या है? दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली सिंहासन पर बैठा था, जो इस वंश का क्या था? आखिरी शासक हो गया। अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं। अमीर खुसरो जो है, मोहम्मद हसन का जन्म, वास्तव में इनका नाम क्या था? मोहम्मद हसन, उत्तर प्रदेश के बदायूं पटियाला में 1253 में हुआ था। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक ये 8 सुल्तानों के दरबार में रहे। बलबन से लेकर 3 तो वंश हो गए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और कितने सुल्तान हो गए? 8 सुल्तानों दरबार में रहे। इनका उपनाम क्या था? तूताए हिंद या तूतिए हिंद, भारत का तोता था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया थे।
निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया उनकी दरगाह वहां पर है, कहाँ है? दिल्ली में। ये बहुत बड़े संत थे चिश्ती संप्रदाय के। कौन? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इनने बात कही थी। आगे वंश आए बार गया अपने तुगलक वंश। तुगलक वंश को जो पहलो राजा है तो ना, बात कही थी बेटा दिल्ली अब दूर है। आज तक ये बात लोग, जब कोई व्यक्ति जैसा कुछ अपन बता रहा था ऐंठ मैंठ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कहते हैं बेटा अब दिल्ली अब दूर है, या ये नॉर्मल क्या बन गया? कहावत बन गई है। आखिरकार गयासुद्दीन दिल्ली तक पहुंच नहीं पाओ तो रास्ता ही मर गया तो, है ना। गयासुद्दीन के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया के कटु संबंध थे। कटु मतलब चलती थी। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य को थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 8 लोग दरबार में रहे थे। इन्होंने सितार तबला का आविष्कार के साथ साथ कव्वाली गायन का आरंभ भी, कव्वाली जो गाते हैं किसने शुरू किया था?